आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। चीन का हाल क्या है ये दुनिया देख रही है, लेकिन चीन मौतों और केसेस को लेकर कुछ अब नहीं बताने वाला। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 24 करोड़ 80 लाख लोग यानी करीब 17.56% लोग कोविड से संक्रमित हुए। वहीं अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया भी कोरोना की मार से अब कराहने लगे हैं। पहले की तरह एक बार फिर से कोरोना काल बनता जा रहा है। वहीं भारत की स्थिति अभी तक तो ठीक है और आगे भी स्थिति ठीक रहे, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकारें तक सभी अलर्ट हैं। भारत में कोरोना को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करें। नया वायरस डिटेक्ट हुआ है जो सबसे पहले चाइना में निकला है। ये है BF7 और उसमें अभी चाइना में जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है और ये क्या कहते हैं कि वर्ल्ड में फैलेगा और इसका जो स्प्रेड है ज़्यादा है और ये इंडिया में भी आएगा। तो हमें पूरी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और हमें केस जितने भी हैं ज़्यादा डिटेक्ट करें उतने ज़्यादा बढ़िया हैं। डिटेक्ट करें और उनको आइसोलेट करें और उनको ट्रीट करें, क्योंकि अब तो मोस्टली लोगों की पब्लिक की जनता के वैक्सीन लगी चुकी है, बूस्टर डोज भी लगी चुकी है, पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसी पीक आएगी कोविड की जो है इस बार। पब्लिक पैनिक नहीं होना चाहिए, पब्लिक को सावधानी बरते, मास्क लगाए, सैनिटाइज यूज करे, डिस्टेंस मेंटेन करे। तो नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसी पीक आएगी जिसमें कोरोना को हो गया। 3 वेव हमारे यहाँ आ चुकी हैं और हमारे यहाँ जो प्लस पॉइंट ये है कि हमारे नेचुरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा लोगों को हो चुका है और उसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन ने 2 डोज कोविड की लगा चुके हैं। तो इन जो हमारा जो स्टेटस है इम्यूनिटी का अगेंस्ट कोविड वो बहुत ज्यादा है। तो अब अगर स्पाइक आएगी तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, लेकिन ये जरूरी कि सीवियरिटी हमारे यहाँ इतनी नहीं होगी जितनी पहले फर्स्ट या सेकंड वेव में हुई थी। इंडिया का जो वैक्सीनेशन स्टेटस है और बाकी इम्यूनिटी स्टेटस है, डेफिनेटली हम वर्ल्ड में काफी अच्छे पोजीशन पे हैं। तो एक प्रॉब्लम जरूर है कि अभी हमने बूस्टर डोज जो लिया हुआ है वो काफी कम लिया है। अगर हम डाटा देखें तो बूस्टर डोज केवल 7 to 8% लोगों ने लिया है और जब से ये खबरें आई हैं लोगों में बूस्टर डोज लेने की जो प्राथमिकता बढ़ी है, लोग अब आके ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि दोबारा वेव इतनी बड़ी डेल्टा वेव जैसे आने की चांसेस तो काफी कम लग रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना हाहाकार मचाए हुए है और एक बार फिर उंगली उठ रही है चाइना की तरफ कि आखिर कोरोना पर क्यों चीन आंकड़े छिपा रहा है। ये देश का सवाल में भी हम यही सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना फैलने की आखिर वजह क्या है, इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है इस बार, उसकी वजह क्या है? क्या एक बार फिर कोरोना से बड़ी तबाही होगी पूरी दुनिया में? क्या मॉक ड्रिल से हमारी तैयारी पता लगेगी, यानी हमारे देश में किस तरह की तैयारी है कोरोना को लेकर? कल मॉक ड्रिल होने वाली है, उससे क्या कुछ पता लगेगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। TS सिंह देव साहब हमारे साथ हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन अधीक्षक हैं गंगौरी अस्पताल राजस्थान से, वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर गीता आहूजा हैं, जनरल फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गीता, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, हमारे देश पर कितना असर होगा? हालांकि अब तक ये कहा जा रहा है कि अगर आंकड़े बढ़ते भी हैं भारत में तो सीवियरिटी नहीं होगी। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि भारत में हम सबको जैसे 220 करोड़ वैक्सीन हम लोगों को ऑलरेडी लग चुके हैं जी। तो हम सबकी इम्यूनिटी अच्छी है और साथ में हर्ड इम्यूनिटी भी हम सबको हो चुकी है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर घर में सबको 3 वेव्स में किसी ना किसी को तो कोरोना हुआ ही है, तो एक सॉर्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी भी हम सब में आ चुकी है। तो इस वजह से अगर ये कहते BF7 आता भी है हमारे इंडिया में तो मतलब हम सब को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो हम सबको हल्का सा जुकाम खांसी बुखार होकर ही हम लोग सब ठीक हो जाएंगे और हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण हम सब बचे भी रहेंगे इससे। तो और दूसरी बात, हमारे जो अभी एक बहुत अच्छी नेजल वैक्सीन आ रही है,
तो अभी उस पर रिसर्च चल रही है, बहुत जल्दी कोविन ऐप पे लॉन्च भी हो जाएगी। जी। तो उस वजह से क्या है कि हम नेजल वैक्सीन की वजह से भी हम सब काफी सिक्योर और बचे रहे। ठीक है डॉक्टर हर्षवर्धन, हम कितने तैयार हैं कोविड के लिए? थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी मैं स्टेट लेवल की मीटिंग हो रही थी एक हमारे डायरेक्टरेट, तो वहीं से मैं आ रहा हूँ अभी। तो रिगार्डिंग जो मॉक ड्रिल है उसको लेके हमारी पूरी तैयारियां हैं, उसको लेके इंस्ट्रक्शन भी जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट लेवल पर। सब तरफ कल 27 से मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो रही है और सबको सेंसिटाइज भी कर दिया गया कि मॉक ड्रिल हम लोग अच्छे से करेंगे। दूसरा, जहां तक कोरोना के एंट्री होने का सवाल है अपने कंट्री में, देखिए कोविड के बारे में हम लोग एक चीज यहाँ जान लें, एक तो ट्रांसमिशन रेट होती है, एक उसकी विरुलेंस रेट। जी। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझें कि ट्रांसमिशन रेट मीन्स कि सपोज एक व्यक्ति को कोविड हुआ तो वो 50 में फैला, लेकिन 50 में फैल के 5 to 7 डेज में सारे रिकवर कर गए और किसी को बहुत ज्यादा ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन नहीं किया, किसी को डेथ नहीं किया। लेकिन एक स्ट्रेन ऐसी है जो कि 5 में फैला और 5 में से 4 को डेथ लेके चला गया, एक बचा केवल। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन रेट और विरुलेंस रेट, ये हमने को पहचानना पड़ेगा कि जो भी इसका कोरोना का वेरिएंट आ रहा है उसके अंदर इन दोनों में से कौन सी चीज प्रेवेलेंट। सपोज ट्रांसमिशन रेट ये है तो हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल जो दूसरे ओमिक्रॉन के वेरिएंट आए थे वैसे आगे चला जाएगा। अगर वो ड्रीडेड है, अगर वो वास्तव में कोई विरुलेंस सही लेके आया है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सावधानियों का सवाल है, ऑलरेडी हम लोग 3 तो कंप्लीट वेव्स को फेस कर चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी भी है। जहां वैक्सीन का ले लो, हमारी बहुत तैयारी है और लगातार यही बात सामने आ रही है कि हम इस वक्त बेहतर पोजीशन में, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, जिस तरह से दुनिया के कई देशों में हाहाकार कोरोना की वजह से मचा हुआ है, लेकिन भारत सेफ है। भारत में जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, जो जैसा कि आप भी कह रही थी डॉक्टर साहब, आप भी बता रहे थे और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इम्यूनिटी, हमारी हर्ड इम्यूनिटी बेहतर है। और जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है, डॉक्टर गीता ये बताइएगा कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी शब्द को सुना गया है, बोला गया है कोरोना के बाद, तो शायद वो इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी को लेकर इतनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग भी हो गई। अब इम्यूनिटी को लेकर भी बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं सामने, हर्ड इम्यूनिटी की जैसे कि आपने बात की, एक हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात हो रही है। अब इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अब इसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अब किसी को जैसे 2 प्रकार के जैसे वैक्सीन भी लगा हुआ है किसी को, और साथ में कोरोना भी हो चुका है। तो दोनों चीजें अगर किसी को हो चुकी हैं तो डेफिनेटली हमारे में सॉर्ट ऑफ वायरस ऑलरेडी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी बढ़ा चुका है। तो अगर ऐसे इंसान को, अगर हमारे पास कोई अगर कांटेक्ट में आता भी है, किसी को अगर कोरोना है और हमारे में इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि उसके क्या कहते हैं कोरोना किसी भी हमारे में से किसी को हो जाए। तो ये एक है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना अच्छा खाओ पियो और अपने मास्क पहन के रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी हम सबकी अच्छी ही रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह से फैल रहा है, अगर अलग अलग वेरिएंट की बात हो रही है, XBB की बात हो रही है या 0.7 की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो XBB है वो उसका जो संक्रमण है, जो संक्रमण दर है, जो तेजी से फैलता है, वो किसी भी और वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। ये सबसे बड़ी चिंता है और अमेरिका में इसी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जी देखिए, यहाँ पर हम एक बात देते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसमिशन रेट अमेरिका का जहां तक हम लेते हैं तो वहां पर ऑलरेडी जो फ्लू टाइप की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा होती है। उनके जो रेस है वो वल्नरेबल है फ्लू जैसी बीमारी। और जहां तक कोविड का सवाल है, वो भी कोरोना वायरस है, इट्स सॉर्ट ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू जो थोड़ा सा ज्यादा डैमेज करता है। तो ये जो जितने भी कंट्री है इसमें मैंने एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है कि जो अपर नॉर्थ की तरफ जो जितने भी कंट्री है वहां पर कोरोना फर्स्ट सेकंड वेव को लेना वो बहुत ज्यादा तेज फैला था। चाहे अपन स्टार्ट करें जापान से, चाइना से, फ्रांस से लेके USA तक, पूरा कनाडा, ये पूरा का पूरा बेल्ट है, यहाँ सबसे ज्यादा फैला था, इंक्लूडिंग यूरोप को भी ले लें। लेकिन अगर अपन नीचे जाते हैं, अपना इंडिया वाला पार्ट हो गया, अफ्रीकन पार्ट हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली ये काफी स्लो रेट से
एक ट्रांसमिशन हुआ इसके अंदर। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन इज, लेकिन ये एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आया है कि ऊपर वाले जो कंट्री नॉर्थन कंट्रीज है उसमें ज्यादा फैला था कोविड। ये फर्स्ट वेव में भी हुआ था, सेकंड में भी हुआ था, और अभी भी हमें ये चीज देखने को मिल रही है। दूसरा, ट्रांसमिशन जो अगर हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं, एक्सेप्ट जो पेशेंट्स हैं, जो पर्सन है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, जैसे ओल्ड एज हुआ, प्रेग्नेंट लेडी हुआ, कोई क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज हुआ, कोई कैंसर पेशेंट हुआ, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो वो लोग सिंपल फ्लू से भी वल्नरेबल रहते हैं। कोविड से तो हो गए होंगे, लेकिन सिंपल फ्लू भी अगर हो जाएगा तो वो भी उनमें कॉम्प्लिकेशन करेगा। तो जो ये टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको हमें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको स्पेशल केयर की जरूरत है। और जहां तक दूसरे जो आउटडोर एक्टिविटी में जो निकलते हैं, यंग पेशेंट्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, ये लोग बाहर निकलते हैं तो उनको अपना इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाइटरी हैबिट्स से लेके और सारी चीजों को ध्यान रखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं उसके लिए। जहां तक हर्ड इम्यूनिटी का सवाल है, हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी एक ग्रुप है, पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में वैक्सीनेशन हो गया है और कोविड इन्फेक्शन भी हुआ है। तो डॉक्टर गीता, चाइना में क्यों डेवलप नहीं हो पाई है हर्ड इम्यूनिटी? क्योंकि वैक्सीनेशन वहां पर भी बहुत चाइना जबरदस्त का था। ये रीजन है, हाँ जी, चाइना का ये रीजन है कि उन लोगों ने जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्वारंटीन रखा हुआ था, लोग ज्यादातर बाहर आए नहीं थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा हुआ कि सब अपने घरों में ही रहें। और सेकेंडली उनका जो वैक्सीन है, जैसे कि जो चाइनीज वैक्सीन था, इट वाज नॉट ऑल दैट गुड। क्या कहते हैं, पोटेंसी जो इसे कहते हैं, हमारे वैक्सीन की वाज मच बेटर। जो हमारे इंडिया में हम लोगों ने लगाया था, कोवैक्सीन जो हम लोगों ने लगवाया था जी, या कोविशील्ड लगवाया था, तो वो हमारा डेफिनेटली मच बेटर वैक्सीन था एज कम्पेयर टू द चाइनीज वैक्सीन। नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। एट अ टाइम वी वर ऑल आउट, हम सब घूम फिर रहे थे, ऑलमोस्ट हर घर में आ गया था कोविड। स्पेशली जो थर्ड वेव आई थी, जो ओमिक्रॉन आया था, आई थिंक एवरी हाउस हैड दैट ओमिक्रॉन। जिससे पूछो यार, हमारे घर में तो किसी ना किसी को जुकाम खांसी बुखार रही है। तो उस वजह से क्या, हम सब में इम्यूनिटी आ गई, वी हैड अ वेरी गुड वैक्सीन, है ना। तो इस वजह से ये दो चीजें थी, हर्ड इम्यूनिटी एज वेल एज अ वेरी गुड वैक्सीन, कि हम इंडियंस बहुत सेफ रहे। और चाइना में इनको क्योंकि अब रिस्ट्रिक्टेड रखा इन लोगों ने, अब ये लोग निकले हैं, इन लोगों ने वो क्या कहते हैं, प्रोपोगेंडा किया सब जगह सड़कों पे कि हमें भी बाहर निकलना है, कब तक हमें अंदर बंद रखोगे। तो इस वजह से, क्योंकि दे हैव ऑल कम आउट टू द स्ट्रीट्स नाउ, तो इस वजह से इन सब ने, अब ये जो हमारे में पहले हुआ था वो अब इनके में सब में फैल रहा है। इनका वैक्सीन भी डेफिनेटली वाज नॉट सो गुड। सो ये दोनों कारण है कि दीज पीपल आर सफरिंग राइट नाउ, और हम लोग अभी ठीक चल रहे हैं, सबके सब सेफ। जी डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी बताया जा रहा है कि कितने टेस्टिंग इसके हुए हैं, XBB की अगर हम बात करें या BF.7 की बात करें, क्योंकि ये एक कयास लगाया जा रहा था, ये बातें सामने आ रही थी बार बार, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जो भ्रांतियां हैं वो आप दूर करें कि ये बाईपास कर रहा है वैक्सीनेशन को। तो सिंपल, अगर अपन RT-PCR करते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कोविड है या नहीं है। लेकिन अगर XBB या BF.7 को पता करना है अपने को, तो उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है। तो जिससे कि लेबोरेटरी मतलब बहुत सिलेक्टेड प्लेसेस पर है जो जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। जयपुर में हमारे SMS मेडिकल कॉलेज में लेबोरेटरी है, जोधपुर में लेबोरेटरी है और कोटा में लेबोरेटरी है। तो 3 जगह स्टेट में अभी जीन सीक्वेंसिंग चल रही है। तो जीन सीक्वेंसिंग का भी पहले भी हमने किया था और अभी भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं जीन सीक्वेंसिंग को फ्रीक्वेंटली किया जाए। तो अगर वो उसको बाईपास कर रहा है, और इस वाली फील्ड के अंदर एक एक्सटेंसिव स्टडी की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको वैक्सीन देंगे पहले, उसके बाद में फिर उसको कोरोना हुआ, उसके अंदर सीक्वेंसिंग क्या थी, तो उसको पूरा स्टडी हमने करना पड़ेगा। उसी के बाद हम कह सकते हैं कि वो आपके वैक्सीन को बाईपास करके गया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन की रेट को हम लोग जिस चीज से वहां फैल रहा है उससे अपन 50% से भी नीचे कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अपने को डैमेज और नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि थर्ड वेव में ओमिक्रॉन का दूसरा वेरिएंट चला गया, क्योंकि शुरू में जो वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन का, उसके लिए भी बोला जाता था कि बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत नुकसान करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये वाला वेरिएंट भी जो ओमिक्रॉन लेवल का आया है, वो उसका बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं करेगा। जी डॉक्टर गीता, 2 साल जो रहे, पहली वेव की बात करें, दूसरी वेव की बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा मौतें हुई, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़े, आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच गया था जो बीमार थे, एक वक्त वो आया था। ये बताइएगा कि उस वक्त हमारे अस्पतालों की हालत जो थी, हमारे पास जितनी सप्लाई थी ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की कमी सामने आई थी, ये तमाम चीजें थी, जो तजर्बात उस वक्त हुए,
हम कितना सबक उससे ले पाए और आज हम किस स्थिति में हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम आज उसको कैसे हैंडल करेंगे? वैसे खुदा ना खास्ता अगर वो स्थिति आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोगों की तैयारी अब इस समय तो अच्छी है। हम लोगों ने काफी उस वजह से एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि भी हमारे पास अब इनफ वेंटिलेटर्स हैं, इनफ हमने हॉस्पिटल्स हमारे आ चुके हैं एंड इवन नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। अगर कुछ ऐसा पोजीशन आती है तो डेफिनेटली हम लोग बहुत परफेक्टली तो नहीं कह सकती बट काफी हद तक अच्छी तरह संभाल पाएंगे सारे मरीजों को। एंड सेकेंडली अब क्या कहते हैं, इवन जनता को भी अब पता चल गया है कि भी अब कैसे किस मोड से जाना है, कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। अब सबको समझ आ गया हमें भी ऑक्सीजन सैचुरेशन टाइमली अपना घर पे देख के पहुंचना है हॉस्पिटल में। एंड हम लोगों ने उस टाइम भी बहुत अच्छा संभाला था और अभी भी हमें उम्मीद है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी आर ऑल रेडी टू मैनेज इट वेल। जी, डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि बचाव बेहतर है, इलाज से बेहतर बचाव है। Yes. तो बचाव को लेकर Yes. जिस तरीके की जागरूकता पहले थी, शायद उतना पहले इतना एक हम शायद लापरवाह थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जब हमने झेला, हमने खुद अपनी आंखों से देखा तो एक अवेयरनेस भी आई। आज कितनी अवेयरनेस है एक आम भारतीय में कोरोना को लेकर, कितना महसूस करते हैं? अवेयरनेस तो है पब्लिक में, लेकिन वो अवेयरनेस अभी जो देखने को मिल रहा है काफी हद तक कम हो। हमें पब्लिक को बार बार इन्फ्यूज करने की जरूरत है कि वो प्रोटेक्शन लेके चले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने पहले भी किया, जैसे मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग, 3 टेक्निक हम लोग पहले भी लेके चले। चौथा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का आता है। तो ये सब चीजों को हमको पहले से ही लेके चलना पड़ेगा। नॉट ओनली कोविड, अभी इस समय हम जो जैसे मैं क्लिनिशियन हूँ तो मैं हम देखने को मिल रहा है कि स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स भी बीच बीच से अपने को आ रहे हैं। तो हमें दूसरी जो वायरल डिजीज है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू पेशेंट्स हैं, राइनो वायरस के इन्फेक्शन से, ये भी काफी अभी आ रहे हैं। तो जो लो इम्यूनिटी का पेशेंट है वो किसी भी वायरस से अफेक्टेड हो जाएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए प्रिवेंशन जो मैंने बताया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और वो नॉट ओनली कोविड बल्कि और डिजीज से भी आपको प्रिवेंट करके चलेगा। दूसरा ये है कि जो जैसे मैडम बता रही थी अभी कि प्रिपेयर्डनेस, तो मतलब हम लोग कितने तैयार हैं, उसमें ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है उसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूँ कि इस समय अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के लेवल की, तो इवन छोटे छोटे हॉस्पिटल में पीएससी तक, सीएससी तक भी जाएंगे तो वहां पर भी उनके पास में ऑक्सीजन का इतना एम्पल इक्विपमेंट्स है कि वो कोई सिंगल पेशेंट भी आएगा तो उसको भी वो लोग तैयार करें। मेडिकल कॉलेज लेवल की तो बात छोड़ दो आप, मैं सीएससी पीएससी तक की बात कर रहा हूँ कि वहां पर भी इतना सारा इक्विपमेंट है। इवन आपके पीएससी प्लांट ले लो या फिर आपके ऑक्सीजन सेंटर ले सकते हैं अपन, एलएमओ, पीएसए, ये सारे मेडिकल कॉलेज लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर है। तो इतना अच्छा मैनेजमेंट है ऑक्सीजन का, जितने अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जितने अच्छे से एमएलए एमपी फंड से जो फंड मिला और एनजीओ ने सपोर्ट किया ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, तो वो इतना ज्यादा वंडरफुल था जिसका हम बिलीव नहीं कर सकते। इस लेवल पर वर्क हुआ था ऑक्सीजन का कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक भी आदमी बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता था। पेशेंट जैसे ही आता था सीधा ऑक्सीजन सबसे लगती थी, उसके बाद में सारी मेडिसिन लगती थी उसको। तो और एक और चीज है कि राज्य सरकारें जो पड़ोसी राज्य हैं, राज्य सरकारों का जो आपस का तालमेल है वो बहुत मायने रखता है। जी डेफिनेटली, अभी इस समय तो बहुत अच्छे से है, अभी तो इतना ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। पेशेंट का लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लाइफ को बचाना हम डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके साथ साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट, सारे लोग मिलके पेशेंट की लाइफ को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर गीता, अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो टेस्टिंग चल रही है, जो रैंडम टेस्टिंग चल रही है, एयरपोर्ट्स पर चल रही है। आज भी 2-3 टूरिस्ट ऐसे मिले, बिहार में पटना में मिले, गया में मिले, जो संक्रमित पाए गए कोरोना से। किस तरीके से हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी रैंडमली टेस्टिंग करें, क्योंकि अभी सिर्फ 2% लोगों की टेस्टिंग चल रही है, क्या इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए और बढ़ाना भी चाहिए। स्पेशली जैसे जो भी ऐसी प्लेसेस से आ रहे हैं जैसे चाइना, ब्राजील, अमेरिका, जापान, स्पेशली ये प्लेसेस जहाँ ये संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं, केसेस ज्यादा हैं वहां पर, तो वो जो भी पेशेंट्स, जो भी अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, उन सबको डेफिनेटली स्क्रीन अपने दिखाने चाहिए, अपने टेस्ट कार्ड सबको। जैसे हमारा पहले था कि जो भी जा रहा है, आ रहा है, अपनी वो कोविड रिपोर्ट दिखाएगा कि वो ही हैज बीन टेस्टेड नेगेटिव। तो अगर उनके पास वो नहीं है तो उनको डिटेन करके
उनके टेस्ट एयरपोर्ट पे ही होना चाहिए, सो दैट दे डोंट एंटर द कंट्री और स्प्रेड नहीं करें उस चीज को। तो इस चीज को जैसे हम लोगों ने पहले प्रोटोकॉल अपना रखा था, इस चीज को उतने ही सीरियसली इस बार लेना चाहिए, ताकि हमारी इंडिया को हम जहां तक हो सके इस स्प्रेड ऑफ केसेस से बचा लें। तो इसके केसेस डेफिनेटली हमारे को टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, स्पेशली एट द एयरपोर्ट्स, जहां पे से स्पेशली इन प्लेसेस है जहां से लोग आ रहे हैं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन, पहली जो वेव थी उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी वेव में शहरों के अलावा गांवों में बहुत नुकसान हुआ, गांव तक कोरोना फैला और गांवों में बहुत ज्यादा मौतों के आंकड़े बढ़े। ऐसे में गांव में आज भी हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितना उसको मजबूत करने की जरूरत है, खासतौर से कोरोना के मद्देनजर? नहीं, अभी मैंने जैसे देखा, अभी जो हमारी वीसी और मीटिंग चली है वो पीएससी लेवल तक गई थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक गई थी। तो वहां से हमें पता पड़ा कि जो इनके पास में मेडिसिन का स्टॉक है वो पूरा कंप्लीट करा है, और उसके बाद ऑक्सीजन का, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी पूरा हमने असेस किया है, वो कंप्लीट हर लेवल पर अवेलेबल है। और तीसरा ये है कि एम्बुलेंस जो होता है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी वहां तक चली गई है, जो भी पेशेंट जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत का तुरंत उसको शिफ्ट किया हॉस्पिटल। पिछली बार जो थे जो वर्कर हैं, जो आउटरीच वर्कर हैं, जो बिल्कुल ठेठ वहां तक जाते हैं, पेशेंट के टच में रहते हैं, उन सबको भी सजेस्ट किया गया कि भाई किसी की इस तरह का कोई सिम्टम हो उसको तुरंत से रिपोर्ट किया जाए, तुरंत से उसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, उसको आगे क्या करना है उसको डिसाइड किया जाए। तो यहाँ तक ये सेंसिटाइजेशन जो है वो नॉट ओनली डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो लोग आउटरीच वर्कर काम कर रहे हैं दूसरी बीमारियों में, उनको भी हमने यहाँ से सजेस्ट किया हुआ है कि जो इस बीमारी के ये सिम्टम होते हैं, किसी भी घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तुरंत से उसको अवेलेबल कराया जाए। तो ये तो प्रिपेयरनेस की बात है जो हर एक लेवल पर हर जगह सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये नहीं चाहते कि किसी और लेवल पर जाके जो पहले गांव के अंदर हुआ, क्योंकि गांव में थोड़ा सा पहले लेक ऑफ नॉलेज थी, बीमारी के लिए बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसा कुछ थोड़ी 3-4 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो बाद में हमने सीखा कि ये बीमारी 3-4 दिन या 2 दिन में भी सब कुछ कर सकती है। तो उसके बाद में नॉलेज बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, और उसके अकॉर्डिंग भी अपने सारे सिस्टम डेवलप हुए हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सब। चीन डेटा नहीं दे रहा है डॉक्टर ज्योति, ये बताइएगा डॉक्टर गीता कि चीन डेटा नहीं दे रहा है, ऐसे में ये कितना बड़ा सवाल चीन पर खड़े कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया खतरे में है और चीन ऐसे में डेटा नहीं दे रहा है। कितनी मौतें हो रही हैं रोजाना, कितने मरीज नए आज जुड़ रहे हैं कोरोना से, ये तमाम डेटा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। जो डेटा एजेंसी थी जो पहले डेटा देती थी, अब वो कुछ और जानकारियां शेयर कर रही है लेकिन डेटा नहीं दे रही है। यस, हाँ जी, अच्छा सर आप बताइए अगर आप। हाँ, इसमें बता रहा हूँ आपको कि ये पहली बार नहीं है कि चीन डेटा नहीं दे रहा है। अगर अपन देखते हैं कि फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट वेव आई थी, जो स्टार्टिंग चाइना से हुआ था, वुहान फ्रांस से, तो उस समय भी उसने किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया था अपने यहाँ पर इंस्पेक्शन का या कुछ भी करने का, या नॉट इवन सिंगल डेटा वहां से रिलीज हुआ था। तो आप विश्वास, अगर आप रिकॉल करके देखते हैं तो अमेरिका ने और दूसरे कंट्री ने उनके ऊपर स्पाई सैटेलाइट लगाए थे कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या चल रहा है। तो वो डेटा नहीं देने की और कोई भी चीज शेयर नहीं करने की जो उसकी पॉलिसी है वो शुरू से रही है, एंड ये अप्लाइड फॉर द यूनिवर्सल पॉलिसी, अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा, हमें ये भी नहीं पता कि जो पेशेंट अभी आ रहे हैं वो कौन से प्रांत से आ रहे हैं, बीजिंग प्रांत से आ रहे हैं, युहान प्रांत से आ रहे हैं, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ से आ रहे हैं, या साउथ चाइना से आ रहे हैं, तो ये भी अभी नहीं पता है। अगर टोटल चाइना से सारे पेशेंट्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत भयावह स्थिति है चाइना की। इसके अलावा जो शोध चल रहा है, जो रिसर्च चल रही है कोरोना को लेकर, वो भी रुक रही है क्योंकि वो डेटा सही से नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली, वो इसलिए रुक रही है कि वो जो वेरिएंट वहां फ्लो कर रहा है वो कौन सा वेरिएंट है, उसका सीक्वेंसिंग होना चाहिए कंप्लीटली। वो वेरिएंट वो है जो हमारे यहाँ पर सेकंड वेव आई थी, डेल्टा वेरिएंट है, या कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट ऐसा कर रही है। क्योंकि ओमिक्रॉन अगर अपन लेके चलते हैं, ओमिक्रॉन वाज इज नॉट दैट मच विरुलेंट, इतना ज्यादा घातक ओमिक्रॉन नहीं है, ट्रांसमिशन फास्ट होता है लेकिन वो इतना डैमेज नहीं करता, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वेरिएंट जो कि उतना ज्यादा मॉर्टेलिटी वहां पर कर रहा है। अगर वो सच है, वास्तव में वो रिपोर्ट सच है, तो मॉर्टेलिटी किसी और वेरिएंट से होती है। जी डॉक्टर गीता। जी सर। जी, ये आंकड़े ना देना, डेटा छुपाना या डेटा पर झूठ बोलना, जी, ये किस स्थिति में लेकर जाएगा पूरी दुनिया को? ये तो बहुत ही नेगेटिव स्थिति में आ जाएंगे हम लोग सबके सब, बिकॉज अगर वो छुपा रहे हैं, वी रियली डोंट नो कि भी, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कौन सा वेरिएंट है,
और कितना हम सबको ये आगे जाके इफेक्ट करेगा, तो ये तो अब आगे जाके फ्यूचर में हम सबको समझ में पता चलेगा जब ये फैलने लग जाएगा कि भी कितना सीरियस वेरिएंट है ये। तो टाइम विल टेल। अभी तो हम लोग बिल्कुल ही चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। एंड ये शुरू से ही वाकई चीन की आदत रही है सब कुछ छुपाना, और ये थोड़े कनिंग नेचर रहा है उनका शुरू से ही। बट वी कांट हेल्प इट, अब जो भी है हम लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसके लिए। एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि जहां तक हो सके कि स्प्रेड नहीं करे। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि WHO को इंटरवेन करना चाहिए। ही शुड शेयर ऑल द डेटा विद WHO, एंड WHO को स्ट्रिक्टली इंटरवेन करना चाहिए कि क्या सीक्वेंसिंग है, क्या आपका वेरिएंट कौन सा फैल रहा है, कितने लोग अफेक्टेड हुए, कितनी मॉर्टेलिटी हुई है, व्हाट इज द पॉजिटिविटी रेशियो एंड व्हाट इज द मॉर्टेलिटी रेशियो, इन सबका टोटल इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और WHO को 100% अभी का भी इंटरवेन करना चाहिए। आई डोंट नो WHO क्यों नहीं इंटरवेन कर रहे इस इश्यू से। पिछली बार भी नहीं किया था WHO ने बहुत लेकिन ज्यादा। WHO तो पहले से ही बदनाम है। हाँ, वो तो पहले भी नहीं हेल्प किया। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी WHO को लेकर काफी सवाल उठे थे डॉक्टर हर्षवर्धन कि WHO ने सही से हैंडल नहीं किया, स्थिति को समझा नहीं, पूरी जानकारी WHO के पास नहीं थी। एक प्रवक्ता आके कुछ कहता था, दूसरा प्रवक्ता आके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया करता था। एटलीस्ट वो ट्राई कर सकते WHO वाले कि भाई आप बताओ तो सही कम से कम कि आपके क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री को कैसे अफेक्ट होगा। इतना तो उनको ट्राई करना चाहिए कम से कम कि उसको पता तो करे कि भाई इतनी मीडिया लीक हो रहा है, इतना मीडिया में इंफॉर्मेशन है कि आप क्यों नहीं इंफॉर्मेशन प्रॉपर देना चाहते, क्या आपके पीछे, इसके पीछे क्या आपका मकसद है और क्या आपकी स्ट्रेटजी है, और आप प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में और बाकी कंट्रियों को रोकने में क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर, तो इतना तो पूछना चाहिए। चलिए अब नेजल वैक्सीन की बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नेजल वैक्सीन आई है, नेजल वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज के तौर पर इसको, इससे और इम्यूनिटी बेहतर होगी, इसको एक प्रिकॉशन डोज के तौर पर लिया जा सकता है। कितना कारगर है ये? देखिए, नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रही है, और क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो होता है, कोरोना वायरस होता है, कोविड वायरस होता है, वो अपने को उसका रूट ऑफ एंट्री है, वो नेजल रूट से एंट्री होता है। एक पक्ष ये भी है, मैं बीच में रोकूंगा आपको, एक पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि इसको जल्दबाजी में अलाउ किया गया है, उस पर भी जरा। अभी केवल रिसर्च में है अभी, और वो फर्स्ट 1, 2, 3 ट्रायल्स होती है, उसके बाद आके कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपनी दूसरी जो पेरेंटल वैक्सीन है वो जो दी गई है सबको, वो इतना इफेक्टिवनेस से काम किया है उसने कि इतना अच्छा इम्यूनिटी डेवलप हुआ है। जहां तक नेजल वैक्सीन का सवाल है, नेजल वैक्सीन जो है वो लोकल इम्यूनिटी डेवलप करेगा, मतलब इट वोंट अलाउ वायरस टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड। जो वायरस है उसकी जो एंटीबॉडी डेवलप होंगी वो लोकली उससे एक्ट करेगी, तो जिससे अगर वो एंटर भी करेगा बॉडी के अंदर वायरस का, तो वो कम से कम अमाउंट में, कम से कम मात्रा में अंदर जाएगा, जिससे इन्फेक्शन रेट जो होगा ना वो काफी कम होगा। तो नेजल कैन बी हेल्पफुल इन दिस, बट इज नॉट 100% श्योर कि नेजल पूरा 100% आपको प्रिवेंट करके चलेगा। पेरेंटल वैक्सीनेशन जो है, बूस्टर डोज है, सेकंड बूस्टर है या कॉकटेल है, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टमिक पूरी बॉडी में एक्ट करेगा, और नेजल जो एक्ट करेगा वो केवल लोकल लेवल पर एक्ट करेगा, म्यूकोसा पर एक्ट करेगा। यस, तो इसलिए अभी इस तरह रिसर्च की और भी जरूरत है, और काफी नेजल वैक्सीन और भी बीमारियों के निकले थे, उतने ज्यादा अभी तक मार्केट में है भी नहीं, और वो प्रेफर भी नहीं होते मैक्सिमम। जी, कल पूरे देश में मॉक ड्रिल है डॉक्टर गीता, इसको लेकर कि हम किस स्थिति में हैं अगर ये सिचुएशन आती है। दूसरी चीज ये है कि क्या कोई ऐसा शोध चल रहा है कि अगर ये वेरिएंट आते हैं, XBB या 0.7 वेरिएंट आते हैं यहाँ पर, तो ये जो संक्रमण की दर है वो बहुत तेज हो जाएगी। ऐसे में क्या ये टेस्टिंग चल रही है कि कितने दिन में कितने मरीज भारत में आ सकते हैं, और उनको संभालने में किन किन चीजों की, किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी? क्या ये टेस्टिंग भी चल रही है साथ साथ? अभी इसकी टेस्टिंग तो अभी मेरे ख्याल से चल नहीं रही, इसकी तो नहीं है अभी। बट ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इस चीज को भी थोड़ा गौर करना चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए कि भी अगर ये कंडीशन आ जाती है कि वाइड स्प्रेड हो जाता है, तो हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार अभी से ही रखना चाहिए, ताकि एंड में भागा दौड़ी नहीं हो। एंड आई थिंक वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोग कर रहे हैं इस सब की तैयारी, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। एंड देखिए, आई रियली होप कि जी डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उसी का मीटिंग अटेंड करके मॉडल के बारे में, इसमें हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल एक वीसी की थी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि ये मॉडल होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जो देख रहे हैं वो नंबर ऑफ द आइसोलेटेड बेड देख रहे हैं,
सपोर्टेड आइसोलेशन बेड देख रहे हैं, आईसीयू बेड देख रहे हैं, वेंटिलेटर्स देख रहे हैं। तो ये अलग अलग हेडिंग्स के अंदर कुछ अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग हर एक हॉस्पिटल की, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की क्या स्थिति है वो सरकार को पता पड़ेगा, और हम लोग कितने तैयार हैं उस आने वाले कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, वो इसमें पता पड़ेगा। और मॉकड्रिल के लिए अलग अलग तरह की सिचुएशन दी हुई है, उसमें हम लोग क्या उसमें ऐड करेंगे, तो वो हम सबको मॉकड्रिल करके उसको अपलोड करना है कंप्यूटर पर, और उसकी रिपोर्टिंग सारी हमें भेजती है। तो उसमें सारे पैरामीटर अलग अलग बना रखे, ह्यूमन रिसोर्सेज है, एम्बुलेंसेज है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसमें आपका प्री कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मेडिसिन है, लॉजिस्टिक्स है, एंड इंटरवेंशन है, टेलीमेडिसिन वगैरह जो। तो ये बहुत सारी चीज है, इसके अंदर हम लोग प्रिपेयर हैं और बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं पहले से भी, और अभी भी ये सब चीजें हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जी, और एक और चीज है डॉक्टर साहब, डॉक्टर गीता भी इससे सहमत होंगी, और वो ये है कि हमने देखा कि पहली और दूसरी वेव में बीमारी से ज्यादा बड़ा उसकी दहशत थी, उसकी दहशत इतनी फैल रही थी, उसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारी कोशिश ये रहती है। एक्चुअली ये बात सही। हाँ जी, जिस समय फर्स्ट वेव आई थी सर, उस समय जो हमारा दहशत वाला पॉइंट है, डर वाला पॉइंट था, वो 10 पर था, और ट्रीटमेंट हमारे पास में 0 था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि डर बिल्कुल 0 है, और ट्रीटमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज, एवरीथिंग। लेकिन जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, उससे डर और दहशत का जो माहौल बनता है वो काफी खतरनाक रूप ले लेता है कई बार। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मौतें हुई तो बहुत सारी मौतें दहशत की वजह से हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डेल्टा बार-बार डेल्टा वाज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस था एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि हमारी ह्यूमन रेस ऐसी स्ट्रांग रेस है, इतना स्ट्रांग डेवलपमेंट है अपनी बॉडी के अंदर कि वो अच्छे से अच्छे वायरस आता है तो उसको ही मॉडिफाई कर देता है। और आरएनए वायरस ऐसा है कि अपनी बॉडी में जाएगा, अपनी बॉडी का जीन सिस्टम जो है उसको मॉडिफाई कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जहां भी जाएगा, उसका विरुलेंस पावर और ट्रांसमिशन पावर दोनों कम हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि पहली दूसरी वेव में भी देखा, और अब भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इससे इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इवन यूएस में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने अपने पंजे में दबा रखा है अमेरिका को। यूरोप के कई देश हैं ऐसे, जापान है, वहां पर भी यही हाल है। और जो हम अभी देख रहे थे, जापान, साउथ कोरिया में 66,000 मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा जापान में भी 44,000 मरीज हैं। चीन में कोई क्योंकि वो डेटा नया दे नहीं रहा है तो उसका अभी डेटा हमारे पास नहीं है। जापान में 1,70,00,000 के करीब हैं जो मरीज हैं। फ्रांस में 40,000 हैं। तो ये आंकड़ा हम सबके सामने रखना, उस स्थिति में भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है। एग्जैक्टली, यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ में एलोपैथिक सिस्टम, दूसरी लॉजिस्टिक और दूसरे सिस्टम के अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव सिस्टम भी है जिसको आयुष मंत्रालय, आयुष सिस्टम हम बोल सकते हैं। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और हर एक लेवल पर जो मेडिसिन अवेलेबल है, जो इस फ्लू में, आरएनए वायरस इन्फेक्शन में, कोविड के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आपका योगा से लेके आपका आयुष ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक में जितनी भी मेडिसिन चलती है, आप बिलीव नहीं करेंगे इतने काढ़े लोगों को पिलाए गए आयुष मंत्रालय के द्वारा और आयुष चिकित्सकों के द्वारा, उससे भी काफी बेनिफिट हुआ है, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये हमारा जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है ना, वो भी इतनी इफेक्टिव है कि उससे भी काफी हद तक लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। और अभी भी काफी ऐसे हैं कि जो प्राचीन पद्धति को लेके चलते हैं, उससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है उनकी। जी, और डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से जितने जो प्रिकॉशंस लिए गए, इसके अलावा जो मेथड बताए गए बचने के लिए, वो काफी कारगर साबित हुए। लेकिन ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आए जो ये दावा करते थे कि इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, कोरोना से ठीक कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे, उनकी बड़ी एडवर्टाइजिंग भी हुई। इंडियन मार्केट में अगर अपन देखेंगे तो हर बीमारी के कम से कम आपको 50 प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाए। एलोपैथी कोई बोलेगा छोड़ दो, बोलो ये दवाई लो, वो कह हमारी दवाई लो, लेकिन उनका कोई बेसिक नहीं होता जो साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और जो स्टडी करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये इसका बीमारी में इफेक्टिव है, ये फ्लू में इफेक्टिव है, तो वो हमारी डिजीज में इफेक्टिव है, तो उसको आपको लेना चाहिए। तो वो साइंटिफिक बेस पे प्रूव होती है, तो उसके बाद उसको मार्केट में लाना है। जी सर। डॉक्टर साहब की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम आएंगे उनके पास। लेकिन ये तस्वीर, जी मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही थी। जी बताइए क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे प्रोडक्ट साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही मार्केट में आते हैं।
जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे आयुर्वेदिक के अंदर च्यवनप्राश नाम का एक पदार्थ है, उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट लगते हैं, जो भी डलते हैं, वो सारे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। और वास्तव में उनको हर लेवल पर टेस्ट किया हुआ है और उनकी जो इम्यूनिटी पावर जो लोगों को दी हुई है, उसके बाद डेवलप हुई है, तो उससे काफी हद तक लोगों को बेनिफिट भी होता है। तो ये अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ में ये जो अल्टरनेटिव जो चिकित्सा पद्धति हमारे देश में प्रचलित है और वो बहुत इफेक्टिव भी है, और उसको जहाँ तक हो लोगों को अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए। साथ में अपने acute डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत सारे लोगों के बयान, डॉक्टर्स की हमारे पास बयान आए हुए हैं, अलग अलग राय उनकी है, वो जरा दर्शकों को हम दिखा दें कि क्या कहना है अलग अलग डॉक्टर्स का, अलग अलग शहरों के डॉक्टर्स का, कितने हम तैयार हैं, क्या है इस बार का जो कोरोना है पूरी दुनिया में जिसने हाहाकार मचा रखा है, खासतौर से चाइना में जिसने हाहाकार मचा रखा है, अगर भारत में आता है तो किस तरह से हम निपटने में सक्षम होंगे, किस तरह से हमारे उसके साथ निपटने की हमारी तैयारियां हैं, जरा ये सुन लेते हैं उन सभी को। नया वायरस डिटेक्ट हुआ है जो सबसे पहले चाइना में निकला है, ये है BF7, और उसमें अभी चाइना में जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है और ये क्या कहते हैं कि वर्ल्ड में फैलेगा, और इसका जो स्प्रेड है ज़्यादा है और ये इंडिया में भी आएगा, तो हमें पूरी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और हमें केस जितने भी हैं ज़्यादा डिटेक्ट करें उतने ज़्यादा बढ़िया हैं, डिटेक्ट करें और उनको आइसोलेट करें और उनको ट्रीट करें। क्योंकि अब तो मोस्टली लोगों की, पब्लिक की, जनता की वैक्सीन लगी चुकी है, बूस्टर डोज भी लगी चुकी है, पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि पहली ऐसी पीक आएगी कोविड की जो है इस बार। पब्लिक पैनिक नहीं होना चाहिए, पब्लिक को सावधानी बरते, मास्क लगाए, सैनिटाइज यूज करे, डिस्टेंस मेंटेन करे, तो नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसी पीक आएगी इसमें कोरोना को होगी। 3 वेव हमारे यहाँ आ चुकी हैं और हमारे यहाँ जो प्लस पॉइंट ये है कि हमारे नेचुरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा लोगों को हो चुका है और उसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन ने 2 डोज कोविड की लगा चुके हैं। तो इन जो हमारा जो स्टेटस है इम्यूनिटी का अगेंस्ट कोविड वो बहुत ज्यादा है। तो अब अगर स्पाइक आएगी तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, लेकिन ये जरूरी कि सीवियरिटी हमारे यहाँ इतनी नहीं होगी जितनी पहले फर्स्ट या सेकंड वेव में हुई थी। इंडिया का जो वैक्सीनेशन स्टेटस है और बाकी इम्यूनिटी स्टेटस है, डेफिनेटली हम वर्ल्ड में काफी अच्छे पोजीशन पे हैं। जो एक प्रॉब्लम जरूर है कि अभी हमने बूस्टर डोज जो लिया हुआ है वो काफी कम लिया है। अगर हम डाटा देखें तो बूस्टर डोज केवल 7 to 8% लोगों ने लिया है, और जब से ये खबरें आई हैं लोगों में फिर बूस्टर डोज लेने की जो प्राथमिकता बढ़ी है, लोग अब आके ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि दोबारा वेव, इतनी बड़ी डेल्टा वेव जैसे आने की चांसेस तो काफी कम लग रही है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह का ये वेरिएंट है कोरोना का, उससे देश में फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी तैयारियां बेहतर हैं, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो बेहतर है। चाइना में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई थी क्योंकि वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल इस्तेमाल किए थे वहां की सरकार ने, क्वारंटीन के, आइसोलेशन के, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी सरकार वहां पर, लिहाजा वो इम्यूनिटी डेवलप वहां पर नहीं हो पाई, या कई और देशों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन भारत में इम्यूनिटी हाइब्रिड है, यानी वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी भी है और जो एक नेचुरल इम्यूनिटी यहां पर लोगों में डेवलप हुई है वो भी अपना काम करेगी। तो तमाम लोगों का यही कहना है कि भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। नंबर बढ़ भी जाते हैं, मरीज बढ़ भी जाते हैं, तो मौत का आंकड़ा बिल्कुल ना के बराबर होगा, सीवियरिटी इतनी नहीं होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बताइएगा कि क्या लॉकडाउन की नौबत आएगी? क्योंकि सभी को वो वक्त याद आ जाता है जब लॉकडाउन था, लंबे लंबे लॉकडाउन थे, तो अभी भी लोगों के जहन में कोरोना को लेकर वही तस्वीरें सामने आती हैं कि लॉकडाउन लगेगा, सब कुछ बंद। मेरे को सर लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमारा प्रिपेयर्डनेस इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, एज ए कम्युनिटी, एज ए स्टेट, एज ए डिस्ट्रिक्ट और एज ए कंट्री इतना स्ट्रांग है कि वो सिचुएशन में वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि तो आपका वेरिएंट कौन सा है। तो वेरिएंट अगर माइल्ड है, बहुत ज्यादा डैमेज, देखिए अगर आप लें ये वाला वेरिएंट BF7 जो है, ये सितंबर में आ चुका था इंडिया के अंदर। सितंबर में एंट्री, जैसे कि मैं पेपर में रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो सितंबर में इसकी एंट्री हो गई थी।
सितंबर से लेकर दिसंबर कौन तक से अपन लगाते हैं अपनी कंट्री में किस वेरिएंट की स्प्रेड आप बात कर रहे हैं, XBB या BF.7? BF.7 जो है, अच्छा, ये वाला भारत में आ सितंबर चुका है में आया पहले। था। हाँ, उसके एक दो पेशेंट, कुछ मैंने पेपर में कहीं पढ़ा था कि दो एक पेशेंट डिटेक्ट हुए थे पहले बाद में, वो उसके बाद में उसका ट्रांसमिशन बिल्कुल नील के बराबर है। दिसंबर तक अगर मान के चले तो अभी तक इतना ज्यादा स्प्रेड इसका हुआ नहीं। तो यहाँ पर ये जरूरत है कि जहां पर कोविड जैसे केसेस आ रहे, फ्रांस से आ रहे हैं या चाइना में आ रहे हैं, तो जो लोग वहां से आ रहे हैं उन सब का जीन सीक्वेंसिंग होना कंपलसरी है, जिससे कि टेस्टिंग तो होगा ही होगा, लेकिन उनका जीन सीक्वेंसिंग जरूर से होना चाहिए, बिकॉज कि वो जो आ रहे हैं वो कौन सा वेरिएंट लेके आ रहे हैं अपने कंट्री में, वो केवल जीन सीक्वेंसिंग से ही पता पड़ेगा। तो जीन सीक्वेंसिंग एटलीस्ट फ्रॉम चाइना और फ्रॉम कोरिया और फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम यूएसए, इन लोगों से जो भी फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं जो पॉजिटिव है, इन सबका सीक्वेंसिंग 100% करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूं। और अगर XBB आता है डॉक्टर साहब, जी, जो अमेरिका में जिसने जी। इस वक्त काफी परेशान किया है वहां पर, देखिए अमेरिका में अमेरिकन रेस और इंडियन रेस का अपन कंपेयर नहीं कर सकते एज फार एज वायरल डिजीजेज आर कंसर्न। दैट अमेरिकन रेस का जहां तक सवाल है, वो रेस जो है वो दे आर मोर वनरेबल टू एनी वायरल डिजीज। फ्लू, सिंपल फ्लू भी उनका इतना होता है कि उनको हर साल में फ्लू का वैक्सीन लेना पड़ता है, शॉट लेना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनके फ्लू की जो मात्रा में केसेज इतने ज्यादा होते हैं कि आप उसका अंदाज नहीं सकते कितनी डेथ फ्लू से होती है, सिंपल फ्लू से। लेकिन वो सिचुएशन अपने कंट्री में नहीं है, मे बी जी। सम रेशियल पैटर्न, मे बी सम जेनेटिक पैटर्न, मे बी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ का जो एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा। डॉक्टर वहाँ गीता की हमारे जो साथ फिर जुड़ population गई है हैं। वो vulnerable। डॉक्टर जी, जी। गीता, मैं बात कर रहा था लॉकडाउन की, क्योंकि कोरोना के नाम से ही बीमारी से इतना नहीं डर लगता जितना लोगों को लॉकडाउन से लगता है, और वही ख्याल आने जी, जी। लगते हैं। इस बार ये स्थिति नहीं आएगी, डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जी जी। तो मेरा भी यही कहना है कि मेरे ख्याल से तो इस बार वो स्थिति नहीं आएगी, एंड क्योंकि ये इतना जल्दी मेरे ख्याल से सीरियस मामला नहीं होगा। जैसे पिछली बार ओमिक्रॉन था तो भी हम लोग सब अपना मूव अबाउट कर रहे थे, ओमिक्रॉन में सब अपना फैमिली के सब घूम फिर रहे थे, तो वैसे भी इस बार मेरे को उम्मीद नहीं है कि भी लॉकडाउन होगा। एंड अभी भी इतने लोग अभी कहाँ मास्क पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, सब अपने अपने अभी न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा ही माहौल बना रहे और हमारे इंडिया में स्प्रेड ना हो जहां तक हो। भ्रांतियां जो होती हैं वो Exactly. बहुत ज्यादा फैलती हैं ऐसे माहौल में, जब आपके पास बहुत ज्यादा Yes, जरिया नहीं होते, इंफॉर्मेशन के जरिए नहीं होते हैं। सोशल मीडिया का लोग सहारा लेते हैं, पूरा पूरा नहीं दिन सर। सोशल मीडिया पर बैठते हैं और वहां पर अलग अलग तरह की बातें होती हैं, तो उससे भी एक माहौल अजीब हो जाता है। डेफिनेटली जहाँ तक डिजीज का सवाल है वहां पर तो होता है, लेकिन डिजीज का पैटर्न जो है ना, ये मैंने जो पहले ही बताया कि रेशियल पैटर्न, एनवायरमेंटल और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ डिजीज अपने आप प्रिवेलेंट बहुत ज्यादा होती है, कुछ डिजीज उनके कंट्री में ज्यादा होती है, तो इस तरह का भी फर्क पड़ता है कि वो पर्टिकुलर रेस एक पर्टिकुलर वायरस के लिए ज्यादा वर्नेबल होती है। और सेम विद दिस कोविड वैक्सीन ऑल्सो, वायरस ऑल्सो। अपने कंट्री में भी देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग थे, मेरे पास एग्जांपल है कि जिन लोगों ने अपनी फैमिली के सारे लोगों को कोविड हुआ, उन्होंने इंडिपेंडेंटली बिना मास्क के उनकी सेवा की, उनके साथ रहे, लेकिन उनको हमने 3 या 4 बार टेस्ट किया, एक बार भी उनका पॉजिटिव नहीं आया। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग पता नहीं कर पाते कि ऐसा रीजन क्या है। कि 100 में से कम 5 या 7 लोग ऐसे थे कि जो हर सिचुएशन में रहे, सबने हेल्प किया लोगों की, उनके एक बार भी कोविड नहीं, एक बार आफ्टर थर्ड वेव ऑल्सो। डॉक्टर साहब, तो एक ये सवाल आ अभी रहा है कुछ जहन ना में, कुछ और मैं problematic चाहता है। हूं कि आप बहुत खुले दिल से और ईमानदारी से इसका जवाब दें। बिल्कुल आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा या। तजर्बा भी आपको है, अनुभव भी आपका है। डेफिनेटली आप बताएं। कोरोना के बारे में हमारे डॉक्टर्स, हमारा जो शोध संस्थान है, क्या ये जी। सच है कि बहुत कम जानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसको अपने कंट्री में आए हुए हार्डली कोविड-19 है, तो 19 में तो डेवलप ये वायरस हुआ है, तो अपने यहाँ पर 20 लास्ट में 21 में मैक्सिमम है। तो जितना हमने उसको स्टडी किया है, जितना स्टडी किया है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। शुरू में तो हमारे पास समय नहीं मिला कि ये है क्या, उसको समझने का समय नहीं मिला। उसके बाद में जैसे समय मिला, हमने वो ट्रीट किया, पेशेंटों को निकाल के लिया। जितने भी संस्थान, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज RT-PCR फैसिलिटी जो है
एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और भी आगे जा चुकी है। सब जगह आपके पास में टेस्टिंग लेवल अवेलेबल है। एटलीस्ट अपन पहचान पाते हैं कि RT-PCR के द्वारा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, इसका ये कोविड पेशेंट है, इसको हमको ऐसे ट्रीट करना। तो संस्थानों की बात जो ये आपके सुनी है, ये बिल्कुल गलत है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। आज का डॉक्टर क्या, जो पैरामेडिकल पर्सन है वो भी कोविड से सेंसिटाइज है कि कोविड का पेशेंट के सिम्टम क्या होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में उसके साथ में क्या करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है, और कहाँ कॉम्प्लिकेशन ये होता है तो उसको कहाँ रेफर करना है। नहीं, ये जो स्वरूप बदल रहा है बार बार, ये जो बार बार नए वेरिएंट जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर मेरा ये सवाल था। मुझे सिम्टम्स को लेकर सवाल नहीं था, नए नए रूप बदल रहा है जो आ रहे हैं कोरोना। मैं इसलिए कह रहा हूँ नए वेरिएंट का जेनेटिक सीक्वेंसिंग स्टडी बहुत जरूरी है। जब तक जेनेटिक सीक्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से हर सेंटर पर जहां जहां पर सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, वहां पर सीक्वेंसिंग करना चाहिए। हमने जैसे SMS में किया और हमने SMS में 4-5 तरह के वेरिएंट जो थे ना वो हमने यहाँ पर निकाले और निकल के भी आए। उनका क्लिनिकल कोर्स भी हमने स्टडी किया तो वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं निकला। ट्रांसमिशन था लेकिन उसका क्लिनिकल कोर्स पेशेंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाला नहीं था। और सीक्वेंसिंग का जो मेथड है ना उसमें हम लोग अभी जो प्लानिंग हमने की है कि क्लस्टर्स जहां पर एक साथ बहुत सारे पेशेंट निकल के आ रहे हैं वहां पर सीक्वेंसिंग को थोड़ा प्रोमिनेंस दी जा रही है, सीक्वेंसिंग पहले ज्यादा बढ़ाई जा रही है। तो सीक्वेंसिंग जो है वो एक मशीन टेक्निक है। मशीन अपने आप हम सैंपल डालते हैं, मशीन उसको जेनेटिक सीक्वेंस निकालती है और वो बताती है कि आपको ये ओमिक्रॉन का, कोविड के ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है, तो वो मशीन से ही पता पड़ता है। वैसे हमारी उपलब्धियां भी शानदार रही, बहुत सिर्फ 9-10 महीने में हमने टीका बना लिया, हमने इतनी ज्यादा किट्स बनाई, टेस्टिंग किट्स बना ली उस वक्त में जबकि सब कुछ बंद था। आप सर बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे मेडिकल कॉलेज SMS के अंदर आप 8 to 10,000 टेस्ट पर डे आप कर सकते हैं मैक्सिमम, जो कि हम शुरू में देखा था कि 5-7 टेस्ट केवल पूना भेजना पड़ता। शुरू में जब आया था डिजीज तो पूना टेस्ट भेजा था, 3 पेशेंट जयपुर में पॉजिटिव आए थे तो सारे टेस्ट पूना भेजे गए थे और विद इन ईयर आप देखिए कि इतना सारा टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ी हमारे पास में कि आज जितने भी पेशेंट आते हैं हम उसका पर डे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये और हमारी ना वैक्सीन भी सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड और इतने कम वक्त में बनी। हमारी वैक्सीन सबसे बेस्ट, कम मात्रा, बिल्कुल डेफिनेटली सबसे बेस्ट वैक्सीन है। और दोनों वैक्सीन बनी है, दोनों बेस्ट रही है, बहुत इफेक्टिव है। आई थिंक इस वजह से भी हम लोगों में अभी तक हम लोग सब सेफ चल रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हम लोग बहुत लकी हैं इस वजह से। एंड हमारे जो डॉक्टर्स भी है ना पूरे वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, रिसर्च वर्क हमारा सबसे बेस्ट है। सो वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड बड़ी खुशी है कि, और एक चीज और देखी थी जैसे कि अब्रॉड कोई बीमार होता है ना, जैसे आई बीन टू लंदन एंड ऑल, तो अब डॉक्टर्स की फैसिलिटीज इतनी पुअर है वहां पे, आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट करानी हो, कोई ट्रीटमेंट करानी हो तो महीनों वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जरा सा कोई बीमार होता है आपके इवन होम विजिट तक आके डॉक्टर्स कर जाते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है हमारे इंडिया की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं जो आपने कहा कि वी आर द बेस्ट, और क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके से हमें जरूरत ना पड़े इससे लड़ने की और आगे सारी स्थिति बेहतर हो हमारे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर गीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।